न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। देश की राजधानी दिल्ली से खबर। दिल्ली में कोरोना को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजेस बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर ही खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार हर एक जोन में सिर्फ एक ही खुलेगा। 50% दुकानों को ही इजाजत मिलेगी खोले जाने की। वहीं मेट्रो और बसेस की बात करें तो 50% क्षमता पर ही ये चलेंगी और स्टैंडिंग अनुमति नहीं है। यानी मेट्रो में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप खड़े होकर सफर नहीं कर सकते और इनकी कुल क्षमता का 50% ही भरा जा सकता है। रेस्टोरेंट्स की बात करें तो यहां भी 50% क्षमता के साथ ही इन्हें खोला जा सकेगा और इनकी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही ये खुल पाएंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, साथ ही बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद कर दिए गए हैं। येलो अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सैलून को फिलहाल खोलने की इजाजत दी गई है। तो ये कुछ बंदिशें अब दिल्ली में नजर आ रही हैं और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, हाल फिलहाल दिल्ली से आई हुई हमने कई ऐसी वीडियोस देखी थी जिनमें भरपूर मात्रा में लोग मॉल में, बाजारों में जा रहे थे। क्या यही कारण है जिस वजह से फैसला लेना पड़ा दिल्ली सरकार को? देखिए अनु, अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में जो कोरोना केसेस की रिपोर्ट आ रहे थे उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही थी और जिस तरीके से आपने बताया, वीडियोस का जिक्र किया, उन वीडियो के कारण भी दिल्ली सरकार ने आज ये निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कदम उठाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी, चाहे वो सरोजनी नगर के मार्केट में हो, चाहे वो जनपद के मार्केट में हो, चाहे फिर अन्य तमाम सारे जो मार्केट है वहाँ पे। उसके बाद आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अगले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा केसेस में संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा आज ये निर्णय किया गया कि तमाम सारे जो संस्थान है, चाहे अगर बात करें तो दुकान हो या फिर अगर बात करें मॉल हो या फिर अगर बात करें तो स्विमिंग पूल हो, जिम हो, इंडोर योगा सेंटर हो, ये तमाम सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। और इसके साथ साथ जो तमाम सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहाँ पर भी 50% लोगों के बैठने के साथ ही उन्हें चलने की अनुमति दी जाएगी। तो तमाम सारे एहतियातन कदम उठाए गए हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे विदेशों से भी यात्री आ रहे हैं, उनकी भी ज़्यादातर चेकिंग की जा रही है क्योंकि जब वो लैंड कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर तो उनके कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं कि कहीं वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव तो नहीं है। भारत के अंदर ओमिक्रॉन के जितने भी पॉजिटिव केस आए हैं वो ज़्यादातर विदेशों से ही जो नागरिक लौटे हैं उनके अंदर ही देखने को मिला है या फिर उनके संपर्क में आए हुए लोगों को ही मिला है। तो इस तरीके से तमाम सारे एहतियात कदम उठाए गए हैं कि कोरोना केसेस आगे ना बढ़े, आगे जो सेकेंड वेव में त्रासदी देखने को मिली थी उस तरीके की त्रासदी देखने को न मिले। इन्हीं तमाम एहतियात कारणों से आज दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया और काफ़ी सख्त कदम उठाते हुए तमाम सारी चीजों को बंद करने का ऐलान किया है। जी अविनाश, इसके अलावा जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब सब कुछ दिल्ली में बंद कर दिया गया था। दूसरा लॉकडाउन हुआ और हमने देखा कि अस्पतालों की क्या स्थिति थी, लोगों की जान जा रही थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, तब भी आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था। इस समय दिल्ली में केसेस भी बहुत ज्यादा नहीं हैं और फेस्टिवल का टाइम है, न्यू ईयर भी आ रहा है, लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इतनी सख्त पाबंदियां अब दिल्ली में लगाई गई है। इसके पीछे क्या खास वजह है? और देखिए अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं और कोरोना केसेस की बात करें तो 290 का आंकड़ा पार कर गया। लिहाजा जिस तरीके से आपने फेस्टिवल वीक की बात की तो क्रिसमस पे ही दिल्ली सरकार ने ये आदेश दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति 10 बजे के बाद भीड़ में इकट्ठा नहीं होगा। 144 लगा दी गई थी रात को 10 बजे के बाद और तमाम सारे दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। चूँकि अगर बात करें तो 3 दिन के बाद नए साल का आगमन हो रहा है, नए साल में भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है और जिस तरीके से आज निर्णय किया गया है वो कहीं ना कहीं नए साल की उस भीड़ को भी रोकने का निर्णय है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिल्ली के तमाम सारे जो बड़े मॉल हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं या फिर बड़े जो सिनेमा हॉल्स हैं वो बड़ी तैयारियां करते हैं नए साल को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इवेंट करते हैं। तो तमाम सारे इवेंट ना करें और इस तरीके की जो भीड़ है वो न जमा हो, इसको लेकर ये एहतियातन कदम उठाते दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो विशेषज्ञ कमेटी है वो लगातार ये कह रही है कि अगले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिल्ली के अंदर केसेस आ सकते हैं। लिहाजा इन केसेस को ना आने दिया जाए, इसी में जो है तमाम सारे लोगों की भलाई है और दिल्ली सरकार को भी ये सोचने पर फिर मजबूर
मजबूर होना पड़ा और यही कारण है कि तमाम सारे जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं उसको लगाना पड़ा कि जिससे कि तमाम सारे लोग घर के अंदर रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, मार्केट में ना जाएं, जिससे कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने में मदद मिल सके। अविनाश, एक और महत्वपूर्ण चीज, नाइट कर्फ्यू भी दिल्ली में लागू किया गया था कुछ रोज पहले, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। अब दिल्ली ने ये पाबंदियां जो लागू की है, क्या इससे दबाव जो आसपास के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हुआ या फिर हरियाणा हुआ, क्या इन पर भी ये दबाव पड़ेगा? देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से दिल्ली ने आज निर्णय लिया, जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश की जो तमाम सारी स्थितियां अभी हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। जितनी बड़ी आबादी है उसके अनुपात के अनुसार सरकार को हालांकि निर्णय लेना है कि क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार दौरे कर रहा है और संभवतः 15 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अगले एक महीने में किस तरीके से केसेस बढ़ सकते हैं, किस तरीके से वहां पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ये तमाम सारे रिपोर्ट कोरोना को लेकर के चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगे, जो कि 5 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट देगा। उसके बाद चुनाव आयोग फिर अपनी तरफ से जब चुनाव की घोषणा करेगा तो निर्णय लेगा। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि मौजूदा वक्त में इस तरीके से जो पाबंदियां हैं उसको लगा दिया जाए। बाकी जो राज्य और सरकारें हैं वे कितनी सतर्क इस पर रहती हैं और क्या वहां भी नियमों में बदलाव किए जाते हैं? शुक्रिया जानकारी। 5 केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर अब कानपुर का कारोबारी आ चुका है, जहां इससे पहले एक जांच एजेंसी और केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब कुछ और केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री इस मामले में होने वाली है। डीआरआई अब जांच करेगा, सोना कहां से आया ये पता लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी पैसे के हवाला स्रोत की जांच करेगा। आयकर विभाग ब्लैक मनी के एंगल से जांच करेगा। साथ ही वाइल्ड लाइफ विभाग 600 किलो चंदन से जुड़े मामले की जांच करेगा। तो कुल मिलाकर 5 जांच एजेंसियां, 5 केंद्रीय एजेंसियां हैं जो कि अब इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी और वे भी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी विभाग जीएसटी चोरी के एंगल से जांच करेगा। तो डीआरआई विभाग किस तरह से जांच करेगा ये हमने आपको बताया। सोना जो मिला है उसके बारे में पूछताछ होगी। ईडी विभाग भी ये जानेगा कि आखिर ये पैसा हवाला का है, ये कहां से आया। आईटी भी इसमें जांच करेगा। इनकम टैक्स की भी इस मामले में अब जांच शुरू होगी और साथ ही वाइल्ड लाइफ विभाग भी इस मामले में जांच करेगा। चंदन का तेल मिला था घर से, जिसके बाद अब ये जांच होगी। जीएसटी इंटेलिजेंस भी जीएसटी चोरी तो नहीं की, इसे लेकर जांच करेगा। तो अब जहां इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर इन 5 एजेंसियों का कब्जा रहेगा, ये 5 एजेंसी अपने अपने एंगल से जांच करेंगी। वहीं कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर चल रही जीएसटी की रेड छठे दिन खत्म हो गई। छापेमारी में बरामद 19 करोड़ रुपए बक्सों में भरकर एसबीआई की करेंसी चेस्ट में अब भिजवा दिए गए हैं। यहां से रेड खत्म होने के बाद नोट गिनने के लिए लाई गई मशीनें भी वापस भेज दी गई हैं। इस रेड में अब तक पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों से कुल 196 करोड़ 45 लाख रुपए नगद और 23 किलो सोना बरामद हुआ है। धन कुबेर पीयूष जैन के घर पर चल रही देश की अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी रेड खत्म हो गई है और आप देख रहे हैं कि यहां पर कैश से भरे हुए बक्से बाहर लेकर जा रहे हैं। ये एसबीआई के अधिकारी हैं, जिसमें जो यहां से करेंसी लेकर अपने करेंसी चेस्ट में रखेंगे और जब तक रखेंगे जब तक कि इस पूरे प्रकरण का फैसला नहीं हो जाता है। कुल 5 बक्से एसबीआई के अधिकारी यहां पर लाए हैं भीतर और उन 5 बक्सों में 19 करोड़ रुपए जो यहां से रिकवर हुए हैं वो रकम भरी जा रही है। आपको बता दें कि 19 करोड़ रुपए यहां से बरामद हुए, जबकि 177 करोड़ 48 लाख रुपया कानपुर से बरामद हुआ है। कानपुर में आनंदपुरी में जो पीयूष जैन का घर है वहां से कैश की भारी रिकवरी हुई है और ये देश की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। जीएसटी का इससे बड़ा छापा आज तक देश में कहीं नहीं पड़ा, इससे बड़ी रिकवरी कहीं नहीं हुई है। इसके अलावा 23 किलो सोना भी पीयूष जैन के इसी मकान से तहखाने से बरामद हुआ है। करीब 600 किलो चंदन का तेल भी यहीं से मिला है, जिसकी कीमत
6 करोड़ रुपए है। 23 किलो जो सोना मिला है वो विदेशी मार्किंग है उसमें, इसलिए डीआरआई की टीम को भी इन्वॉल्व किया गया है। डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम उस सोने को जब्त करके ले गई है और जो तेल है उसको सैंपलिंग के लिए कई सैंपल लिए गए, उसकी भी जांच कराई जाएगी। तो केंद्रीय एजेंसियां अपनी जांच तो कर ही रही हैं, लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इत्र कारोबारी के घर मिले नोटों के बंडल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते दिनों बक्से भर भर कर नोट मिले, पूरे देश ने देखा, पूरे यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़क रखा था। यही इनकी उपलब्धि थी, यही नीयत थी। अब वो लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने आज ये बड़ा हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि नोटों का पहाड़ पूरे देश ने देखा है, किस तरह बक्से भर भर के पैसे निकले हैं। इनकी उपलब्धि यही थी, इनकी नीयत भी यही थी। तो यहाँ कटाक्ष किया है, समाजवादी पार्टी पर इशारों इशारों में हमला बोला है। ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। जनता पार्टी के दिग्गज मिशन यूपी पर हैं। जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा के सूरमाओं ने यूपी की कमान संभाल ली है। खुद प्रधानमंत्री लगातार यूपी पर सौगातों की बौछार कर रहे हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा भी फुल चुनावी मोड में लगातार सत्ता वापसी के लिए हुंकार भर रहे हैं। आज अलग अलग जगहों पर किस तरह ये सूरमा यूपी का किला जीतने के लिए कोशिशें करते नजर आए, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, तो पश्चिमी यूपी में जेपी नड्डा थे। इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। जन विश्वास यात्रा के लिए वे हरदोई सुल्तानपुर पहुंचे और यहां भी जनता की काफी भीड़ उनकी इस यात्रा के दौरान नजर आई। पीएम मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात आज दे दी है। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। 11,000 करोड़ की लागत से मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज के कार्यक्रम की। पहले चरण की मेट्रो आईआईटी से शुरू होकर मोती झील तक चलेगी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी उस समय जब पीएम हरी झंडी दिखा रहे थे, मेट्रो को रवाना कर रहे थे, उस दौरान की ये तस्वीर है। तीसरी तस्वीर कानपुर मेट्रो के शिलान्यास से उद्घाटन तक की कहानी की है। कानपुर मेट्रो से जुड़ी फिल्म को प्रदर्शित किया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर से मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान पीएम के साथ सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पांचवी तस्वीर गीतानगर मेट्रो स्टेशन की। यूपी चुनाव को लेकर तैयार है। लगातार यहां सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि पूर्वांचल के बाद अब सियासी सूरमाओं ने अवध क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल में सियासी टक्कर के बाद अब अवध में सियासी गदर देखने को मिल रहा है। आज एक ही दिन अवध में 4 दिग्गज नजर आए। एक तरफ कानपुर में पीएम मोदी, सुल्तानपुर में अमित शाह, तो वहीं उन्नाव में अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली और सूबे की राजधानी लखनऊ में प्रियंका गांधी दम भरती हुई नजर आई। तो कितना महत्वपूर्ण है ये उत्तर प्रदेश का रण, ये इन 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। सभी पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की जनता को अलग अलग मुद्दों पर साधने की कोशिश की जा रही है। कोई पिछड़ों की राजनीति कर रहा है, कोई श्रमणों की, तो कोई महिलाओं की। कानपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी विकास की बयार बहा रहे थे, तो जन विश्वास यात्रा में हुंकार अमित शाह भी भर रहे थे। वहीं अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी भी युवाओं को, महिलाओं को साध रही थी।
बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरदोई के दौरे पर थे, जहां वे भाजपा की जन विश्वास यात्रा में पहुंचे। अमित शाह ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा की सरकारें आती थी तो एक जाति का विकास होता था और भाजपा की सरकार में सबका साथ सबका विकास होता है। मैं आज सभी हरदोई वासियों को पूछना चाहता हूं, सपा बसपा के राज में कभी सभी समाजों का विकास होता था क्या? होता था भाई? अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो, होता था, होता था। सपा आती थी तो एक जाति का विकास करती थी, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास करती थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, सबका साथ सबका विकास की। बीजेपी के बाद बात समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा के 9वें चरण की आज शुरुआत हो गई। आज अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर उन्नाव के सफीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नाकामियों को गिनाया। वहीं 2022 में उन्नाव बदलाव की बात कर रहा है, ये भी कहा। अखिलेश यादव इसके बाद बांगरमऊ और मोहान में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे। दोनों अखिलेश यादव जनसभाएं यहां करेंगे, दोनों जगहों पर, और ये जनसभाओं में भी भारी भीड़ जुटने की उम्मीद समाजवादी पार्टी रख रही है। कलम और तलवार की धरती रही है, वहां से एक अगली भविष्यवाणी भी करता हूं। अगर जो बात आप कह रहे हो कि जो भी भविष्यवाणी की है वो ठीक निकली है, तो एक और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर हजरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा।